तो आइए हम लोग समझते हैं कि हार्ट में जो है ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, अगर हम अपने हार्ट में ब्लड के सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, एक इस प्रकार से हार्ट बनाएंगे। इस प्रकार से आपको भी एक बनाना है। देखिए, कोशिश ये कीजिएगा कि इधर वाला जो आप हिस्सा बनाएंगे इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, मोटा बनाएंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। चलिए, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं और ये 4 चैम्बर्स कौन कौन है? तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चलिए, इसको हम लोग बोल देते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो देखिए, नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको आप थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, और खास करके इधर वाले हिस्से को थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो हमारा हार्ट है इसमें कितने चैम्बर हो गए? तो इसमें 4 चैम्बर हो गए। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर है लंग्स, यानी कि फेफड़ा। और फेफड़ा का काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो जब ये ब्लड को प्यूरिफाई करेगा तो यहाँ से प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ पर आएगा? हमारे हार्ट में आएगा। तो हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में प्रवेश करेगा? तो हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में प्रवेश करेगा? लेफ्ट एट्रियम में। याद रखेंगे कि जब हमारे मतलब कि फेफड़ा से जब ब्लड प्यूरिफाई होकर के आता है तो सबसे पहले हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में प्रवेश करता है? लेफ्ट एट्रियम। चलिए, तो यहां से क्या हुआ कि प्योर ब्लड है। ये कैसा ब्लड है? मतलब कि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। इस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन का मात्रा है। ठीक है, चलिए, साक्षी कुमारी गुड मॉर्निंग। तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन का मात्रा है। तो ये ब्लड कैसा हो गया? प्योर है। अब आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, खास करके जब ब्लड वेसल्स पढ़ रहे थे, कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है जो लंग्स से प्योर ब्लड को हार्ट तक लाती है? कौन सी? तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, यानी कि इसको हम लोग फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस सिरा। देखिए, आपको बताए थे कि जितने भी वेन्स होते हैं हमारे बॉडी में, इनका काम होता है इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना। लेकिन अपवाद में आपको लिखवाए थे पल्मोनरी वेन, और आपको बताए थे कि पल्मोनरी वेन क्या करेगा? तो लंग्स से प्योर ब्लड को लाने का काम करता है कहां तक? हार्ट तक। चलिए, मनीष जी एंड विजय जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। चलिए, तो फेफड़ा से ब्लड प्यूरिफाई हुआ और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पर आ गया? हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में सबसे पहले प्रवेश किया? लेफ्ट एट्रियम।
तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि जब फेफड़े से रक्त शुद्ध होकर के आती है तो हमारे हृदय की कौन से कोष्ठक में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक वाल्व है, क्या है, एक वाल्व, फुफ्फुस, इसको हिंदी में फुफ्फुस सिरा आप लिख लेंगे, फुफ्फुस सिरा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दरअसल ये क्या है, तो ये एक कपाट है, ये क्या है, तो एक वाल्व है। वाल्व का काम क्या होता है, ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए अलाउ करेगा, यानी कि वापस यहाँ से ब्लड को ये फ्लो होने की अनुमति नहीं देता। तो ये जो वाल्व आप देख रहे हैं ये दो पर्दे के समान होता है, दो पर्दे के समान जैसा वाल्व है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाई कस्पिड वाल्व, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कस्पिड वाल्व। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट। दूसरे शब्दों में इसको आप बाई कस्पिड वाल्व बोल सकते हैं, या फिर इसी का एक और नाम होता है, इसको मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है, मिट्रल वाल्व। याद रखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वाल्व। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी को हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे द्विपर्दी कपाट, क्योंकि ये दो पर्दे के समान एक कपाट होता है। वाल्व्स का काम क्या है कि अगर ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही आया, ये वाल्व्स खट से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ये वापस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में जाने की अनुमति नहीं देगा। अब फिर क्या है कि ब्लड हमारा जो है प्योर ब्लड ये कहां पहुंच गया, तो प्योर ब्लड पहुंच गया है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इसको कहां जाना है, तो इसको जाना है शरीर के विभिन्न हिस्सों में, एक एक सेल तक पहुंचना है। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का क्या रोल होगा, तो हम लोग जो खाना खाए, जो ग्लूकोज की डिपोजिशन हुई है हमारे बॉडी में, अब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद हमें क्या देंगे, एनर्जी देंगे। तो इस प्योर ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को शरीर के एक एक सेल तक पहुंचना है। तो अब ये शरीर के एक एक सेल तक कैसे पहुंचेगा, तो यहां से निकलती है महाधमनी, यहां से क्या निकलेगी, महाधमनी, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोटा। तो देखिए यहां से इसको आप समझेंगे महाधमनी। तो ये क्या है, तो इसका हम नाम देंगे एरोटा, इसको हम लोग देंगे एरोटा, यानी कि महाधमनी, महाधमनी। आपको बताए थे कि हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में कौन ले जाती है, एरोटा ले जाती है, यानी कि महाधमनी ले जाती है। अब देखिए डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट हार्ट जैसा डायग्राम नहीं बनेगा, और आपसे एग्जाम में हार्ट जैसा डायग्राम बनाने को भी नहीं पूछेगा। आपको मेन चीजों को समझना है कि किस प्रकार से सर्कुलेशन हो रहा है और कहां पर कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो अब जब इससे जाएगा ब्लड, तो यहां पर भी क्या होगा तो अब यहां पर भी एक कपाट पाया जाएगा, और इस वाल्व को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं एरोटिक वाल्व। इस वाल्व को क्या बोला जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एरोटिक वाल्व, यानी कि महाधमनी कपाट, महाधमनी कपाट इसको बोलेंगे। अब यहां से क्या होगा कि प्योर ब्लड इन करेगा, प्योर ब्लड इन करेगा, और प्योर ब्लड चला जाएगा कहां तक, तो एक एक सेल तक पहुंचेगा। तो अगर एक एक सेल तक जब हम पहुंचने की बात करते हैं, तो एक एक सेल तक ये कैसे पहुंचेगा, तो सबसे पहले ऑर्गन में प्रवेश करेगा, यानी कि अंग में, अंग के बाद ये प्रवेश करेगा टिश्यू में, यानी कि उत्तक में, और उत्तक के बाद ये कहां चली जाएगी, सेल में, यानी कि कोशिका में, सेल यानी कि कोशिका। तो देखिए ये जो है इस प्रकार से प्योर ब्लड कहां तक पहुंच गया, एक एक सेल तक पहुंच गया। यहां तक क्या आया है, तो ये आपका प्योर ब्लड है, ये ऑर्गन में आया, ऑर्गन से होता हुआ ये टिश्यू में प्रवेश किया, और टिश्यू से होता हुआ ये कहां पर आ गया, सेल में। अब जैसे ही सेल में ब्लड आया, सेल में ब्लड आया, तब यहां पर क्या हुआ, तो सेल के अंदर जैसे ही ब्लड आई, तो यहां पर हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन,
यहाँ पर क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहने का मतलब कि यहाँ पर जो पहले से ग्लूकोज था C6H12O6, ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्शन किया सेल के अंदर। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो यहां से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बना वाटर, और यहां से क्या रिलीज हुई, तो यहां से रिलीज हुई एनर्जी। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। श्वसन क्या है, तो श्वसन ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये प्योर ब्लड कहने का मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन था ये अब यूज हो गया कहां पर, ग्लूकोज को तोड़ने में। तो अब यहां पर बताइए किसका निर्माण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हमारे ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। अब ये इम्प्योर ब्लड को वापस आना है कहां तक, वापस आना है कहां तक, हार्ट तक। तो ये ब्लड देखिए कैसा हो चुका है, तो ये ब्लड हो चुका है इम्प्योर। चलिए इसको इस कलर से देखते हैं, ये ब्लड कैसा हो चुका है, इम्प्योर। और ये इम्प्योर ब्लड जो है सबसे पहले इन करेगा राइट एट्रियम। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये इम्प्योर ब्लड को सेल से कौन लाएगा। तो अब यहाँ से कैपिलरीज के थ्रू ये वेन्स में आएंगे, और वेन से फिर जो सबसे बड़ा वेन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं, और महाशिरा। तो ये जो आप अब यहाँ से देख रहे हैं पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेना कावा, या फिर चलिए इधर लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, तो ये हो गया वेना कावा, वेना कावा जिसको हम लोग बोलते हैं महाशिरा। और बात अगर हम वेना कावा की करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सुपीरियर और दूसरा इंफीरियर, यानी कि एक अग्र महाशिरा और दूसरा पश्च महाशिरा। तो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से जो प्योर ब्लड को, सॉरी इम्प्योर ब्लड को लाएगा वो सुपीरियर वेना कावा का काम होगा, और निचले हिस्से से जो हार्ट को लाएगा, सॉरी ब्लड को जो हार्ट तक लाएगा उसको बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। तो अब ये क्या हुआ कि सेल में जैसे ही कोशिकीय शोषण हुई, कोशिका के अंदर जैसे ही कोशिकीय शोषण हुई, तो इसका परिणाम ये हुआ कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिला तो ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर, या इसी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। अब ये वापस आएगा हार्ट तक, और हार्ट तक कौन लाएगा, तो वेना कावा लेकर के आएगा। और जब ये वेना कावा लेकर के आएगा तो ये सबसे पहले ये कहां पर प्रवेश करेगा, तो राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद में प्रवेश करेगा। फिर आप यहां पर देख सकते हैं कि एक कपाट है। अब इस कपाट का क्या नाम है, तो ये 3 पर्दे के समान होता है। ये जो कपाट आप देख रहे हैं ये कैसा कपाट है, तो ये 3 पर्दे के समान कपाट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपर्दी कपाट, त्रिपर्दी कपाट। क्योंकि जैसे यहां पर 2 पर्दे के समान कपाट था, ये कपाट कैसा है, 3 पर्दे के समान। अब क्या होगा कि यहां से ये जो ब्लड है अब ये इन कर जाएगा कहां पर, राइट वेंट्रिकल। और जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा ये कपाट बंद हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लड को अब वापस राइट एट्रियम में जाने नहीं दे। अब यहां से ब्लड को क्या करना है, तो फेफड़ा के पास पहुंचना है, किस लिए, शुद्धिकरण के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने और ऑक्सीजन को इसमें मिलने के लिए। तो अब सवाल है कि हृदय से यानी कि हार्ट से इम्प्योर ब्लड को फेफड़े तक कौन लेकर के जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। वेरी गुड। तो यहां से अब कनेक्ट होगा पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से आप ऐसे समझिए कि अब यह क्या हुआ कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, चलिए इधर से बना देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है डायग्राम। चलिए तो ये है पल्मोनरी आर्टरी, इसका क्या नाम देंगे हम, चलिए तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। इसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। तो अब इसके माध्यम से क्या होगा इसके माध्यम से क्या होगा कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड था ये कहां तक पहुंच जाएगा, फेफड़े तक पहुंच जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। लेकिन यहां पर भी एक कपाट पाया जाएगा, और ये कपाट जो होता है, ये कपाट आधा चंद्रमा के समान कटा हुआ होता है। ये कैसा होता है कपाट,
तो ये आधा चंद्रमा के समान कटा हुआ होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्धचंद्र कपाट, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में पल्मोनरी वाल्व भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं? पल्मोनरी वाल्व भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए जैसे अगर डायग्राम में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका रहा पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पर जो वाल्व जुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं ये आधा चंद्रमा के समान क्या है? कटा हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्र कपाट बोलते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में आप इसको पल्मोनरी वाल्व भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि हमारे हार्ट के कौन से साइड में प्योर ब्लड है और कौन से साइड में इम्प्योर ब्लड है। तो हमारा हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है इसमें प्योर ब्लड है, और राइट पार्ट में कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिलते क्यों नहीं है? ये प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में क्यों नहीं मिलते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए इसी को बोल देते हैं सेप्टम। चलिए ये जो पार्ट है इसको बोल देते हैं कि ये सेप्टम, सेप्टम। तो ये सेप्टम क्या करता है? ये प्योर और इम्प्योर ब्लड को आपस में मिलने से रोकता है। सेप्टम का काम क्या है? कि हमारे हार्ट के अंदर प्योर और इम्प्योर ब्लड को आपस में मिलने से रोकता है। ठीक। इसके बाद ये जो बाहर आप एक मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसको आप बोल सकते हैं कि यही पेरिकार्डियम झिल्ली है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली। अब आइए समझते हैं। देखिए ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले फेफड़ा में बैठा हुआ था एल्वियोली, एल्वियोली में डिफ्यूजन नाम की प्रक्रिया हुई, जहां से ऑक्सीजन ब्लड में क्या हुआ? मिला, और जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में मिला तो हमारा ब्लड क्या हो गया? प्योर, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन क्या करता है कि लाता है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम पे। फिर इसके नीचे पाई जाएगी एक कपाट, जिसको हम लोग द्विपर्दी कपाट या फिर इसको हम लोग मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये कपाट खुला और ब्लड कहां पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर अब यहां से ब्लड को जाना है शरीर के विभिन्न हिस्सों में, तो ये एरोटा के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में चला जाएगा, और एरोटा में जो वाल्व इसको एरोटिक वाल्व बोलेंगे। फिर ये पहुंचेगा अंग में, अंग से आएगा उत्तक में, टिश्यू से पहुंचेगा सेल में यानी कि कोशिका में, और जैसे ही कोशिका में ब्लड आएगी क्या होगी? कोशिकीय शोषण, यानी कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया सेल के अंदर। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ब्लड के साथ मिल जाएगा, और जैसे ही ब्लड मिलेगा हम बोलेंगे कि ब्लड क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। अब ये इम्प्योर ब्लड वेना कावा के माध्यम से हमारे राइट एट्रियम में सबसे पहले आएंगे। राइट एट्रियम से ये फिर यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, ये राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करेगा, और राइट वेंट्रिकल से फिर क्या होगा? ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स में चला जाएगा। तो बताइए ब्लड का सर्कुलेशन समझ में आया? ब्लड जो है किस प्रकार से सर्कुलेट करता है हमारे हार्ट के अंदर। लेकिन एक बार शरीर से गुजरने के लिए ब्लड को हार्ट से कितना बार गुजरना पड़ा? 2 बार। पहले आया शरीर में गया, फिर शरीर से वापस हार्ट में आया, तब ना फिर फेफड़ा तक गया, तो 2 बार गुजरना पड़ा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मानव का जो परिसंचरण तंत्र है ये कैसा है? तो दोहरी परिसंचरण तंत्र है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? चलिए तो ये हम लोग देखें कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हार्ट के अंदर किस प्रकार से होता है। लेकिन अब सवाल है कि सर्कुलेशन तो हो रहा है और इसके लिए हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। हार्ट क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है? ये पंपिंग ऑर्गन है, तो ये कैसे पंप कर रहा है? ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए इसको इस डायग्राम से समझा देते हैं। अब इसमें आपको आसानी से आएगा समझ, थोड़ा सा लेंदी हो गया वो। देखिए इधर है लंग्स, फेफड़ा,
तो फेफड़ा क्या किया कि ब्लड को किया प्यूरिफाई, तो यहाँ से पल्मोनरी वेन से क्या हुआ, प्योर ब्लड आ गए कहाँ तक, हमारे हार्ट में आए। सबसे पहले कहाँ प्रवेश किया, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से मिट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व खुला, ये ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से देखिए एरोटिक वाल्व है, ये एरोटिक वाल्व इसको बोलेंगे, ये खुलेगा, ब्लड यहाँ से देखिए इन किया और ये एरोटा के माध्यम से कहाँ चला गया, तो ये चला गया बॉडी में, बॉडी से कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में, और टिश्यू से कहाँ चला जाएगा, सेल में। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, बॉडी टिश्यू सेल। फिर सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ब्लड इम्प्योर हुआ। अब ये सुपीरियर वेना कावा के थ्रू क्या होगा, इन करेगा, और निचले हिस्सों से कौन लेकर के आएगा, इंफीरियर वेना कावा। तो इस सबसे पहले कहां पर आएगा, राइट एट्रियम। फिर यहां से खुलेगा ट्राइकस्पिड वाल्व और ये कहां पर प्रवेश कर जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ पर सेमी लूनार वाल्व है, आधा चंद्रमा के समान कटा हुआ वाल्व है, या फिर इसको आप पल्मोनरी वाल्व भी बोल सकते हैं। फिर ब्लड इन किया और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये वापस कहाँ चला गया, ये वापस चला गया हमारे फेफड़े में। तो ये हुआ ब्लड का एक सर्कुलेशन कंप्लीट है, बात समझ में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए कि हमारे हार्ट में कितने वाल्व्स पाए जाते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा, हमारे हृदय में कितने कपाट पाए जाते हैं, बताइए। 4 कपाट पाए जाते हैं, चारों कपाट का नाम पूछ ले तब याद रहेगा। अगर पूछ दिया जाए कि बाइकस्पिड वाल्व कहां पर स्थित होता है, तो हम बोलेंगे कि बाइकस्पिड वाल्व हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में स्थित होता है और वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अगर पूछ दे कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पर होता है, तो राइट साइड में और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेमी लूनार वाल्व कहां पर पाया जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के निचले हिस्सों में, और इसी को हम लोग पल्मोनरी वाल्व के नाम से भी जानते हैं। फिर आपसे कहेगा कि प्योर ब्लड हमारे हार्ट में किधर पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में, और इम्प्योर ब्लड राइट साइड में। हमारे शरीर में मतलब सॉरी हमारे हार्ट में, शरीर नहीं हार्ट में, हमारे हार्ट में प्योर और इम्प्योर ब्लड को आपस में मिक्स होने से कौन रोकता है, सेप्टम रोकता है। ठीक है, हमारे हार्ट के ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का कितना लेयर होता है, 3 लेयर, कौन कौन, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इन लेयर्स के बीच में क्या भरा हुआ रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो इसको झटके से बचाना, शॉक से क्या करना, बचाना। यहां तक आया बात समझ में। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हार्ट जब ये पंप कर रहा है तो ये पंप कर कैसे रहा है। याद रखिएगा हमारे हार्ट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है। तो चलिए अगर हार्ट के अगर पंपिंग की अगर हम बात करें ये कैसे पंप करता है, तो देखिए, चलिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये हार्ट है, चलिए सपोज कीजिए कि ये हार्ट है, ठीक। तो ये 4 चैम्बर आप देखें, एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है पेस मेकर। यहां पर क्या होता है, पेस मेकर। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस हिस्से को हम लोग बोलेंगे कि ये पेस मेकर है। ये क्या है, देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, पेस मेकर। और जब बात अगर पेस मेकर की हम करें तो इसमें 2 प्रकार के नोड होते हैं। इस पेस मेकर में क्या होते हैं, 2 प्रकार के नोड। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पेस मेकर है। ये क्या है, पेस मेकर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गति प्रेरक। पेस मेकर यानी कि गति प्रेरक इसको हम लोग बोलते हैं। और पेस मेकर जो है इसमें 2 प्रकार के नोड हैं। ये जो आपका नोड है ये आप इसको आप बोल सकते हैं एस ए नोड, इसको हम लोग बोलेंगे एस ए नोड। और यहाँ पर जो आप नोड देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए बी नोड। अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो एस ए नोड का फुल फॉर्म हो जाएगा
साइनो ऑरिकल नोड, साइनो ऑरिकल नोड। और अगर एवी नोड की अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑट्रियो वेंट्रिकल नोड। अब देखिए हमारे हार्ट में अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है, हमारे हार्ट में कैसा करंट का फ्लो होता है, अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है, ठीक है, एसी करंट। अब देखिए करंट कैसे फ्लो करता है, तो करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना आवश्यकता है। ये जो एसे नोड है, ये एसे नोड होता है 5 मिली वोल्ट के करंट पर, और ये एवी नोड होता है 0 वोल्ट के करंट पर। तो बताइए यहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस आया कि नहीं, और जब पोटेंशियल में डिफरेंस आया तो यहाँ से क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कौन से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि हमारे हार्ट में कैसा करंट फ्लो करता है, तो इन आवर हार्ट एसी करंट फ्लोस। हमारे हृदय में प्रत्यावर्ती धारा की प्रवाह होती है, हमारे हृदय में प्रत्यावर्ती धारा की प्रवाह होती है। कैसा करंट फ्लो करेगा, तो अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है, ठीक। अब अल्टरनेटिंग करंट किस टाइप का होगा, तो अगर अल्टरनेटिंग करंट को आप बनाना चाहेंगे तो देखिए इस टाइप से बना सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, इस टाइप से बनाएंगे अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे ही ना बनाते हैं। अब जब अल्टरनेटिंग करंट को आप ऐसे बनाएंगे, याद रखिएगा जब तक हमारे हार्ट में एसी करंट का फ्लो हो रहा है तब तक हम सही है, और जिस दिन ये एसी किस में बदल गया, डीसी में, उस दिन समझिए कि गए काम से, ठीक है। अब देखिए जब ये इस प्रकार का कर्व यहां पर बन रहा है, तो ये जब कर्व ऊपर जा रहा है, कर्व जब ऊपर जा रहा है तो हम बोलेंगे कि हार्ट में क्या हो रही है, तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। हार्ट में क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, तो ये ऊपर का कर्व सिकुड़ने को बताएगा, और ये जो नीचे का कर्व है इसको आप समझिए कि हार्ट रिलैक्स कर रही है, यानी कि रिलैक्सेशन का कर्व है, यानी कि रिलैक्सेशन का मतलब फैलना, आप समझ लीजिए कि फैलना। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जब फैलती और सिकुड़ती है, तभी इसके अंदर जो है एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण ब्लड जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाती है। अब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर जनरेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। और रिलैक्सेशन के दौरान जो प्रेशर जनरेट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। और बात अगर सिस्टोलिक प्रेशर की करें तो ये कितना होगा, तो ये 120 मिलीमीटर ऑफ पारे के दाब के बराबर होता है। यानी कि आप 120 मिलीमीटर मरकरी को ले लीजिए, और वो जितना प्रेशर को लगाएगा उसी को हम बोलेंगे कि ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। बात अगर डायस्टोलिक प्रेशर की करें तो ये जो है 80 मिलीमीटर ऑफ पारे के दाब के बराबर होता है। और इन दोनों को जब हम कंबाइंड तरीके से मिला करके बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, तो ये हो गया हमारा बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना हो गया, तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ पारे के दाब के बराबर। और ये सिस्टोलिक प्रेशर किस में होगा, ये सिस्टोलिक प्रेशर होगा आर्टरी में, और ये डायस्टोलिक प्रेशर किस में होता है, वेन्स में। क्योंकि सोचिए कि हार्ट फैल रही है, हृदय फैल रही है, मतलब कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से ब्लड हार्ट तक आ रही है, ठीक है। और शरीर के विभिन्न हिस्सों से ब्लड को हार्ट तक लाने का काम किसका होता है, वेन्स का होता है। तो वेन्स में प्रेशर कितना होगा, 80 मिलीमीटर पारे के बराबर। जबकि अगर हम आर्टरीज की बात करें तो यहाँ पर हार्ट सिकुड़ रहा है, और जब हार्ट सिकुड़ेगा तो ये ब्लड को क्या करेगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजेगा। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगी, अधिक होगी। और कितना प्रेशर होगा, तो 120 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पर देखिए ये इतना हाई प्रेशर है, इसीलिए जो है आर्टरीज का दीवार जो होगा ये थोड़ा सा वेन्स के कंपैरिजन में क्या होगा, मोटा होगा, ठीक, और वेन्स का दीवार थोड़ा सा पतला होगा। अगर हम वाल्व्स की बात करें तो कपाट किस में पाया जाएगा, आर्टरी में कि वेन्स में, तो वाल्व्स
आपके पाए जाएंगे वेन्स में। आर्टरीज में कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता, आर्टरी में कपाट नहीं पाया जाता। कारण कि इसमें इतना हाई प्रेशर है कि ब्लड वापस आ ही नहीं सकता, जब भी ब्लड जाएगा आगे ही जाएगा। ठीक, अब हम लोग बोलते हैं ना कि दिल धड़कता है, धक 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 करता है, तो दिल धक धक नहीं करता है, लब डब करता है। तो अगर हार्ट के साउंड की अगर हम बात करें, साउंड ऑफ हार्ट, तो सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान जो साउंड निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं लब साउंड। कौन सा साउंड बोलते हैं? लब। और डायस्टोलिक प्रेशर के दौरान जो साउंड निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डब साउंड बोलते हैं। तो हार्ट का साउंड कैसा हो गया? लब डब लब डब लब डब लब डब। है बात समझ में? तो देखिए साउंड ऑफ हार्ट, साउंड ऑफ हार्ट यानी कि अगर हृदय के साउंड की अगर हम बात करें तो पहला साउंड तो हो गया हमारा लब और डब। पहला साउंड कौन सा हो गया? लब और डब। यहां तक की कहानी जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए एक बात को समझिएगा, नहीं पेसमेकर आपका इधर राइट वाले हिस्से में पाया जाएगा, दोनों साइड में नहीं। अभी तक का जो कहानी है ये क्या है? ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एक हेल्दी पर्सन की कहानी। अब देखिए हम लोग क्या किए कि खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन किए। और परिवर्तन क्या किए कि हम लोग खाना शुरू कर दिए चाउमीन, पास्ता, मोमोज, समोसा, और डेली का ये सब जो है रूटीन बना ली। और अगर डेली ऐसा करेंगे तब क्या होगा? मैदा का आप सेवन अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, समोसा आप खा रहे हैं, धोसका खा रहे हैं, वो भी ठेला पर, मतलब कि तेल वाला चीज जो है आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दिए। तो देखिए यानी कि अगर हम ऐसा बोले कि अगर कोई भी इंसान फैट के कंजम्पशन को अपने बॉडी में बढ़ा लेगा तब क्या होगा? तो फैट के कंजम्पशन को बढ़ा लेगा तब क्या होगा? तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक बनाएंगे आर्टरी, चलिए है आर्टरी, ठीक। चलिए ये आर्टरी है, ये क्या है? आर्टरी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये आर्टरी है, इसको हम लोग बोलते हैं धमनी। ये भी आपका आर्टरी ही है। चलिए ये भी आपका आर्टरी है। अब एक चीज समझिए, अगर फैट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा फैट पर हम लोग आते हैं। अगर फैट की हम चर्चा करते हैं तो फैट दो प्रकार का होता है। फैट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। एलडीएल और एचडीएल। और एलडीएल और एचडीएल की अगर हम बात करें तो एलडीएल का मतलब हो गया कि लो डेंसिटी लिपिड। एलडीएल का मतलब क्या हो गया? लो डेंसिटी लिपिड। लिपिड का मतलब फैट, यानी कि आप वसा समझ सकते हैं। और अगर बात एचडीएल की जाए तो इसका मतलब हो गया हाई डेंसिटी लिपिड। अब एक बात बताइए, हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस कौन है, एलडीएल या फिर एचडीएल? तो एलडीएल इज मोर डेंजरस फॉर आवर हार्ट। क्यों? तो आइए समझते हैं। अब थोड़ा सा इसमें फिजिक्स लगाएंगे। फिजिक्स क्या लगाएंगे? फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। घनत्व क्या होता है? कि प्रति इकाई आयतन में कितना मास को आप कंटेंट कर पा रहे हैं। अब यहां पर जरा सोचिए कि अगर हम मास को कर दे कांस्टेंट, मास को हम क्या कर दें? कांस्टेंट। आप ऐसे समझिए कि आप जितना एलडीएल ले रहे हैं उतना ही एचडीएल ले रहे हैं, जितना एलडीएल ले रहे हैं उतना ही एचडीएल ले रहा है कोई व्यक्ति, हम मास को कर दिए कांस्टेंट। तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? वॉल्यूम के। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई होगा, और डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई होगा। तो यहां पर देखिए डेंसिटी क्या है? लो है, और डेंसिटी अगर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका काम क्या है? इट ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम। इट ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम। ये ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, हाँ या ना? और इसका डेंसिटी देखिए, पकड़िए क्या है? हाई है। तो अगर डेंसिटी हाई है तो ये कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा।
तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट ऑक्यूपाइज लेस वॉल्यूम, ये कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा समझ में। तो कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा मतलब कम जगह को घेरेगा, और जो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या करेगा, ज्यादा जगह को घेरेगा। यानी कि अगर हम एलडीएल की सेवन करते हैं, ऐसे फैट की सेवन करते हैं जिसकी डेंसिटी लो हो, तो जब वो हमारे आर्टरीज से, जब हमारे वेन से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, वो डिपोजिट होता चला जाएगा, और जब डिपोजिट होगा तो ये ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता जाएगा। तो अब आइए, ये था हमारा नॉर्मल आर्टरीज। अब यहां पर क्या हुआ कि हम एलडीएल का सेवन लगातार करते गए, और पहले ये जो आर्टरी थी इससे ब्लड देखिए इस प्रकार से सर्कुलेट कर रहा था। ये पूरा रास्ता किस लिए बना था, ये पूरा रास्ता बना हुआ था ब्लड को आगे जाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग जो है अपने खान पान को परिवर्तित कर लिए, एलडीएल का सेवन बढ़ा लिए, और जैसे ही एलडीएल का सेवन बढ़ाए तो ये धीरे धीरे करके ये एलडीएल क्या होता चला गया, ये हमारे आर्टरीज पर डिपॉजिट होते चले गए। अभी तक कोई फर्क पड़ने का नहीं, लेकिन अगर आदत नहीं सुधरा, रोज हम खाते गए तो ये धीरे धीरे डिपॉजिट होता चला जाएगा, और ये जो है इसका लेयर जो है क्या होता जाएगा, एक तरह से बढ़ता चला जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे कि बस यही ब्लॉकेज हो रहा है। और अगर ये एक बार चिपक गया तो ये इतना जटिल होता है, ये छूटता नहीं है। अगर एक बार चिपक गया तो ये इतना जटिल है कि ये छूटता नहीं है। अब जो है देखिए क्या होगा कि इस रास्ते से जा रहा था ब्लड, यहां तक ब्लड आया, रुक गया, ये ब्लड आया, रुक गया, यहां तक ब्लड आया, ये सब रुक गया। अब बस एक ही रास्ता बचा है ब्लड को आगे जाने के लिए, बस थोड़ा सा हिस्सा। बताइए तो ये पूरा पाइप किस लिए बना था, ब्लड को जाने के लिए। अच्छा ये सब आपका क्या है, ये सब आपका क्या जम गया है यहाँ पर, तो इसी को आप समझ सकते हैं ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये सब कैसे कोलेस्ट्रॉल है, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ये डिपॉजिट हो गए तो ये जल्दी छूटेंगे नहीं। आप इसको ट्राइग्लिसराइड्स के श्रेणी में रख सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब यहां से ब्लड का सप्लाई बताइए कम होगा कि नहीं, ब्लड का सप्लाई बताइए घटेगा कि नहीं। और जब ब्लड का सप्लाई घटेगा तब क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो ग्लूकोज कम टूटेगा, और जब ग्लूकोज कम टूटेगा तो एनर्जी कम होगा, यानी कि एनर्जी लेवल हमारे बॉडी का गिरेगा कि नहीं। और जब ऐसा होगा एनर्जी लेवल गिरेगा, तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले तो चक्कर जैसी समस्याएं आएंगी, यानी कि खड़े हैं और अचानक से लगा कि बस चक्कर आ गया, इस टाइप का समस्या होगा। क्यों, ऑक्सीजन का लेवल घट गया है, एनर्जी कम मिलेगा, चूंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन रेट क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। अब यहां से ब्रेन तुरंत सिग्नल देगा किसको, हार्ट को, कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, बॉडी में जो है ऑक्सीजन का कमी हो चुका है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन रेट घट गया है, और तुम आराम फरमा रहे हो। तो हार्ट कहेगा कि नहीं, हम तो अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे हैं। तो ब्रेन कहेगा बढ़ाओ अपने रेट को। ब्रेन तुरंत सिग्नल किसको देगा, हार्ट को, कि अब तुम अपने पंपिंग रेट को क्या करो, बढ़ाओ। तो अब हार्ट हमारा तेजी से क्या करेगा, पंप करना शुरू करेगा। अब जब हार्ट तेजी से पंप शुरू करेगा तो यहां पर ब्लड जो है ये काफी हाई वेलोसिटी के साथ बढ़ना शुरू कर देगी। अंदर में जो ब्लड का वेलोसिटी है ये बढ़ जाएगा कि नहीं, तो अंदर में ब्लड का वेलोसिटी बढ़ गया। अब सोचिए हार्ट बहुत तेजी से क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। आया समझ में। अब जैसे देखिए हार्ट अगर पंप कर रहा है तो हार्ट कैसे पंप कर रहा है, ये पेसमेकर हार्ट को पंप करा रहा है। तो ओवरऑल अगर हार्ट बहुत तेजी से पंप करना शुरू कर देगा तो लोड किस पर आएगा, लोड पेसमेकर पर आएगा। और जब लोड पेसमेकर पर आएगा तो पेसमेकर गया, पेसमेकर खराब। लोड अगर पेसमेकर पर आया तो पेसमेकर क्या हो गया, खराब हो गया। और जब पेसमेकर खराब होगा तो हार्ट जो है फिर धीरे धीरे पंप करना शुरू करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों की फिर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और ब्लड प्रेशर घटा है तो ब्लड का फ्लो रुकेगा, और ब्लड का अगर फ्लो रुकेगा तो फिर चक्कर आएगा, कमजोरी आएगा, बेहोशी आएगा, लोग गिरेंगे, और हार्ट में बहुत तेज दर्द भी होगी। अब एक बात को समझिए, अब ये पेसमेकर खराब हो गया और ऐसा सिम्टम अगर किसी को आया है तो हम क्या करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो डॉक्टर तुरंत क्या करेगा, डॉक्टर तुरंत करेगा ईसीजी टेस्ट। डॉक्टर तुरंत कौन सा टेस्ट करेगा, ईसीजी टेस्ट। तो लिख लेंगे एक पॉइंट और, ईसीजी टेस्ट is used to know the electrical activity of our heart।
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए, जांच पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? ईसीजी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। और ईसीजी टेस्ट जब होगा तो ये कैसा टेस्ट होता है? तो ईसीजी कुछ इस प्रकार का कर्व होता है इसका। इस प्रकार का कर्व होता है ईसीजी का, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू, ये आर, ये एस, और इसको बोलते हैं टी। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति का ईसीजी होता है तो इसी प्रकार का जो है कर्व आपको देखने को मिलेगा। ये ईसीजी का क्या है? रिपोर्ट होगा। तो ईसीजी इसी प्रकार का कर्व बनाता है। इसमें 4 प्रकार के वेव बनते हैं। कितने वेव बनेंगे? 4 प्रकार के वेव बनेंगे। कौन कौन? तो यहां पर एक पी वेव है, एक पी वेव है, एक आपका क्यू वेव है, ये आपका आर वेव है, एक एस वेव है, और एक टी वेव है। पी क्यू आर एस टी। अब इसमें से अगर पी वेव की अगर हम बात करें, पी वेव की अगर बात करें तो ये बताएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के बारे में। इट टेल्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। इट टेल्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय के सिकुड़ने की गतिविधि को बताएगा कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से हो रही है। इसके बाद क्यू आर एस की अगर हम बात करें तो ये बताता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? तो इट टेल्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि निलय के सिकुड़ने की जानकारी देता है। और इसीलिए क्यू आर एस वेव को हम लोग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यू आर एस वेव को आप क्या कह सकते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। और ये किसको बताएगा? तो टी वेव बताएगा हार्ट के रिलैक्सेशन के बारे में। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? इट टेल्स अबाउट द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, इट टेल्स अबाउट द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के रिलैक्सेशन की यह जानकारी देता है। अब यहां से एक बात समझेंगे। अब देखिए डॉक्टर इसका पता कैसे लगाएंगे। आपको डॉक्टर नहीं बनना है और आगे का ईसीजी का रिपोर्ट कैसे देखते हैं हम चर्चा नहीं करेंगे। कभी कहिएगा तो बता देंगे आपको अलग से, वो अलग बात है। देखिए पी वेव जो है किसको बताएगा? तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा सिम्टम आया कि डॉक्टर साहब कल दम चक्कर आ गया, अचानक से गिर गए। डॉक्टर तुरंत चेक किया लगा करके स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को चेक करने का कौन सा डिवाइस होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो उसके द्वारा चेक किया तो पता चला कि ब्लड प्रेशर घटा हुआ है। पल्स चेक किए, वो घटा हुआ है। तो डॉक्टर तुरंत क्या कहेंगे? आप एक ईसीजी करवाइए। और ईसीजी जहां करवाए तो ये पी कर्व जो है अगर ये धंसा हुआ है, पी कर्व अगर धंसा हुआ है, मान लीजिए कि ऐसा ना बन करके ये पी कर्व बस इतना ही बना हुआ है, तो डॉक्टर समझ जाएंगे कि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है ढंग से। और हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है मतलब कि ब्लड को ये सप्लाई नहीं कर रहा है बॉडी को, ब्लड प्रेशर घटी हुई है, ये कारण है। अगर ये कर्व बहुत बढ़ गया तो डॉक्टर समझ जाएंगे कि अच्छा हार्ट बहुत तेजी से बीट कर रहा है, इसका मतलब है कि आगे कहीं पर ब्लॉकेज है। पेसमेकर तो अभी तक सही है लेकिन आगे कहीं पर ब्लॉकेज है, तब ना हार्ट बहुत तेजी से पंप कर रहा है, ऐसा समझिए। तो इस प्रकार से कर्व्स को देख करके डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है। तो अगर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता लगाना हो तो टेस्ट कौन सा होगा? ईसीजी टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट? ईसीजी टेस्ट। अब ईसीजी टेस्ट से पता चल जाएगा डॉक्टर को कि आगे ब्लॉकेज है या फिर समथिंग क्या है। तो अब पता चला कि यहाँ पर ब्लॉकेज है। तो अगर ब्लॉकेज ठीक होना होगा तो यहाँ पर स्टेंट लगा दिया जाता है, एक रिंग्स डाल दी जाती है ऑपरेशन के जरिए। अब ये रिंग क्या करेगा? एक गोल साइज प्रकार का देखिए रिंग होगा और ये रिंग इसको क्या करेगा? तो फैला करके रखेगा ताकि ब्लड इससे कंटिन्यू पास होता रहे। और नहीं तो फिर वेन्स को क्या कीजिए, आर्टरी जो भी इसको क्या कीजिए, रिप्लेस कीजिए। और अगर ऐसा करते करते पेसमेकर पर लोड पड़ा और पेसमेकर अगर खराब हुआ तब फिर डॉक्टर क्या कहेंगे?
कि आप ऐसा कीजिए, अब आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाइए। क्या लगाइए? तो अब इसमें लगाना होगा आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरी होती है। ये इस प्रकार का पेसमेकर है और यहाँ से वायर्स को इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है? कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर ऑपरेशन के जरिए पेसमेकर को बैठा दिया जाता है ताकि हार्ट भी यहीं पर है और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये पेसमेकर के अंदर क्या है? लिथियम आयन की बैटरी है। अब ये पेसमेकर करंट सप्लाई करेगा हार्ट को, इसके लिए पंप करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पेसमेकर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पेसमेकर। बात आई समझ में? और अगर इसकी जांच करनी हो इस पेसमेकर की, तो ऐसा नहीं है कि बार बार ऑपरेशन करना पड़ेगा सॉरी, बाहर से ही इसकी जांच की जा सकती है अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए। बात आई समझ में? देखिए सब कुछ बैलेंस कब गड़बड़ हुआ? तो हमारे खान पान के हिसाब से। अब ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट में भी जम सकता है। तो सबसे पहले बताइए कि हार्ट को ब्लड कौन से आर्टरी के द्वारा सप्लाई की जाती है? हार्ट को ब्लड कौन सी आर्टरी के द्वारा सप्लाई की जाती है? तो इसको भी कहीं पर लिख लेंगे, कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू हार्ट। हृदय को कोरोनरी धमनी के द्वारा रक्त की आपूर्ति की जाती है। हृदय को कोरोनरी धमनी के द्वारा रक्त की आपूर्ति की जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना, ब्लॉकेज होने की संभावना हार्ट में भी हो सकती है, अंदर में भी, या फिर इसके भी आर्टरी में हो सकते हैं। तो हार्ट की पूरी जांच, अगर हार्ट का प्रॉपर तरीके से जांच करना हो तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो इसके लिए टेस्ट होता है एंजियोग्राफी। कौन सा टेस्ट है? तो एंजियोग्राफी। यहां तक समझ में आया? चलिए, तो ये था हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो अब पेसमेकर लग गया है तो ये जो है प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे जो ब्लॉकेज था उसको भी क्या करना होगा? इंस्टेंट ठीक करना होगा बाय द हेल्प ऑफ स्टेंट्स। या फिर अगर कोलेस्ट्रॉल हटने जैसा है तो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए स्टैटिन्स नाम की मेडिसिन की यूज की जाती है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इस बैड कोलेस्ट्रॉल को अगर हटाने की संभावनाएं हैं तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन की यूज की जाती है? स्टैटिन्स। तो इसको भी आप कहीं पर लिख लेंगे, स्टैटिन्स आर द medicine used to remove the cholesterol। statins are medicine used to remove the cholesterol। अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर उनको कौन सी मेडिसिन का रिकमेंडेशन देते हैं? याद रखेंगे, स्टैटिन्स। अब एक चीज समझिएगा, हार्ट अटैक क्यों आता है? तो अब थोड़ा सा यहां पर आइए समझते हैं हार्ट अटैक का कहानी। देखिए, अब थोड़ा सा यहां पर हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किसका कॉन्सेप्ट? फिजिक्स का। और अगर यहां पर हम बर्नौलीज के थ्योरम की बात करें, अगर हम बर्नौलीज के सिद्धांत की बात करें तो बर्नौलीज का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी क्लोज्ड वेसल से अगर ब्लड पास करता है, ठीक है, और अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बर्नौली के थ्योरम के अनुसार अगर वेलोसिटी बढ़ा हुआ है तो प्रेशर क्या होगा? अंदर घटेगा। तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया? लो। और इस पर बाहर से क्या लग रहा है? तो इस पर बाहर से लग रहा है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा हो गया अंदर के प्रेशर से, ये खट से आर्टरी क्या करेगा? कोलैप्स करेगा। फिर हार्ट थोड़ा देर के लिए क्या करेगा? फड़फड़ाएगा, क्योंकि ये ऊपर से इसको दबा देगा और जब दबेगा तो ये आर्टरी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब हार्ट तो बहुत पंप करेगा पास करने के लिए, लेकिन अगर इस ब्लॉकेज को नहीं खोल पाया तो इसी दौरान सीने में बहुत तेज दर्द होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। इसी को क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। तो पहला झटका में तो मान लीजिए कि इसको पार भी कर देगा, दूसरे झटके में भी पार कर देगा, लेकिन तीसरा में जो है जान लेकर के छोड़ता है। ठीक है, पर आ रहे हैं सर।
चलिए 1 सेकंड और देखिए, तो ये हो गया हार्ट अटैक का कहानी। अब इस समय जो साउंड निकलेगा, हार्ट अटैक के दौरान जो साउंड निकलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मरमर साउंड। कौन सा साउंड बोलेंगे, मरमर साउंड। और अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है तो पहले आवर को गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि अगर इस दौरान हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई तो जान बचने की संभावना होती है। और हार्ट अटैक में जो है कौन से इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ये बीटा ब्लॉकर नामक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा इंजेक्शन, बीटा ब्लॉकर। चलिए ठीक है, तो समय हो चुका है, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।